अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज क्लास 10th का दूसरा लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर जो है वो उठाया था। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में हमने इंट्रोडक्शन दी थी। रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस के बारे में हमने इंट्रोडक्शन दी थी। रेस्पॉन्स किसको कहते हैं, स्टिमुलस किसको कहते हैं। तो उसके बाद फाइनली मैंने आपको बताया था बेटा फर्स्ट लेक्चर में ये जो मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसका एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि दे रेस्पॉन्ड टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुलस। ठीक है बेटा, यानी कि रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस दिखाना हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं। ठीक है बेटा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अब प्लांट्स भी आते हैं तो एनिमल्स भी आते हैं। इसलिए जो है कंट्रोल हम क्या करेंगे बेटा, इस चैप्टर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। नंबर 1 इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एंड नंबर 2 इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। पहले हम पढ़ेंगे जो प्लांट्स है इनमें, यानी कि ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कैसे कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, यानी कि ये कैसे रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस दिखाते हैं। ठीक है बेटा, तो उसके बाद हम एनिमल्स पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले आज हम शुरू करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो एज ऑल ऑफ यू नो दैट जो प्लांट्स है ये भी तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। तो ये भी क्या दिखाते हैं, प्लांट्स आल्सो रेस्पॉन्ड टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुलस। अब फर्क क्या है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। इसमें फ़र्क क्या है, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स के रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस दिखाने में क्या फ़र्क है, पहले आपको वो फ़र्क पता होनी चाहिए, वो डिफरेंसेस पता होनी चाहिए, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है बेटा, गॉट इट। तो सबसे पहली डिफरेंस जो है प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में वो ये है कि प्लांट्स जो है इनको बहुत कम, यानी कि लेस नंबर ऑफ स्टिमुलाई इनको फेस करनी पड़ती है। ये याद रखना बेटा, प्लांट्स जो है इनको लेस नंबर ऑफ स्टिमुलाई फेस करनी पड़ते हैं, यानी कि इनको बहुत कम फेस करनी पड़ती है। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा प्लांट्स को ज्यादा से ज्यादा क्या क्या स्टिमुलस फेस करना पड़ता है। लाइट इनको फेस करनी पड़ती है, वाटर इनको फेस करना पड़ता है, अर्थ's ग्रेविटी इनको फेस करनी पड़ती है, केमिकल स्टिमुलस इनको फेस करना पड़ता है, या टच कंटैक्ट स्टिमुलस इनको फेस करना पड़ता है। ज्यादा स्टिमुलस प्लांट्स को फेस नहीं करनी पड़ती है। लेकिन एज कंपेयर टू प्लांट्स, एनिमल्स जो है उनको बहुत सारे मोर नंबर ऑफ स्टिमुलस उनको फेस, बहुत सारे स्टिमुलस एज कंपेयर टू प्लांट्स इनको फेस करने पड़ते हैं। अब चाहे प्लांट्स को कम स्टिमुलस फेस करने, ये भी तो रेस्पॉन्स दिखाते हैं इन स्टिमुलाई के अगेंस्ट, तो एनिमल्स भी। लेकिन प्लांट्स के रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस दिखाने का तरीका अलग है और एनिमल्स के रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस दिखाने का तरीका अलग है। प्लांट्स जो है कहा जाता है कि ये स्लो रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस दिखाती है, ये याद रखना। प्लांट्स जो है ये स्लो रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस दिखाती है। ठीक है बेटा, वजह क्या है क्यों ये स्लो रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस दिखाती है एज कंपेयर टू, मतलब अगर हम प्लांट्स के कंपैरिजन में एनिमल्स की बात करते हैं, एनिमल्स जो है दे शो क्विक रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई प्लांट्स शो स्लो रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस एंड एनिमल्स शो क्विक रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। द आंसर इज दैट जो प्लांट्स है इनको रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस दिखाने में, ये याद रखना बेटा, प्लांट्स को रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस दिखाने में ओनली हार्मोनल सिस्टम मदद करता है, यानी कि इनको सिर्फ कुछ हार्मोन्स मदद करते हैं ये रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस दिखाने में। यानी कि डिफरेंट एक्टिविटीज को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने के लिए प्लांट्स को सिर्फ कुछ हार्मोन्स मदद करते हैं, जिनको हम प्लांट हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन्स कहते हैं, जिनके बारे में आगे हमें पढ़ना है। ठीक है बेटा, लेकिन एज कंपेयर टू प्लांट जो एनिमल्स है ये क्विक रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस दिखाते हैं, बहुत तेजी से रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस दिखाते हैं। सवाल है कि ये कैसे स्लो ये क्विक रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस दिखाती है, क्योंकि एनिमल्स को रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस दिखाने में हार्मोनल सिस्टम भी मदद करता है, यानी कि हार्मोन्स भी मदद करते हैं, और नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कार्ड वगैरह भी इनको मदद करता है किसमें, रेस्पॉन्स टू किनको, एनिमल्स में। जैसे कि हम अपनी एग्जांपल लेंगे, वी आर आल्सो एनिमल्स, हम बहुत ही क्विक रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि ये रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस दिखाने में हमें मदद करता है हमारा हार्मोनल सिस्टम भी, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम भी, यानी कि हमारे हार्मोन्स भी, और हमारा नर्वस सिस्टम भी, यानी कि हमारा ब्रेन स्पाइनल कार्ड वगैरह भी। ठीक है बेटा, दैट इज द रीजन एनिमल्स शो क्विक रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस एंड प्लांट्स शो स्लो रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। ठीक है बेटा, गॉट इट। क्योंकि प्लांट्स को सिर्फ रेस्पॉन्स
रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस दिखाने में कौन मदद करते हैं? सिर्फ इनको कौन मदद करते हैं? शाबाश, ये हार्मोन्स। लेकिन एनिमल्स को हार्मोन्स एज वेल एज नर्वस सिस्टम मदद करता है किसमें? रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस दिखाने में। दैट इज व्हाई दे शो क्विक रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। ठीक है बेटा, गॉट इट। और प्लांट्स के पास नर्वस सिस्टम नहीं होता है। प्लांट्स ओनली शो रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस, प्लांट्स ओनली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटीज विद द हेल्प ऑफ प्लांट हार्मोन्स। ठीक है बेटा, गॉट इट। तो इसलिए जो मतलब रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस प्लांट्स दिखाते हैं ना, वो हम ऑब्जर्व भी इमीडिएटली नहीं कर पाते हैं। ठीक है बेटा, गॉट इट। तो कहा जाता है ये प्लांट्स जो है दे रेस्पॉन्ड टू वेरियस स्टिमुलाई वेरी स्लोली बाय ग्रोइंग। ये याद रखना। ठीक है बेटा, यानी कि प्लांट्स का रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस दिखाने का तरीका पता है क्या है आपको? वो ये है कि दे शो रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस बाय ग्रोइंग। ठीक है बेटा, बाय ग्रोइंग। सपोज मैं आपको बता दूंगा बेटे कि एक एग्जांपल में यहां पे आपको दूंगा किसकी? सनफ्लावर की। सनफ्लावर जो है जब सुबह के टाइम सनलाइट सनफ्लावर पे पड़ जाती है तो सनफ्लावर जो है ये रेस्पॉन्स टू सनफ्लावर प्लांट रेस्पॉन्स दिखाता है टुवर्ड्स द सनलाइट। कैसे? ये बेंड होता है टुवर्ड्स द सनलाइट। ये यानी कि उससे क्या होता है, उस बेंडिंग मूवमेंट करने से क्या होता है सनफ्लावर में, उसमें ग्रोथ हो जाती है। दैट मीन्स इस सनफ्लावर प्लांट ने क्या दिखाई? इसने रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस दिखाई बाय ग्रोइंग। यानी कि ग्रोथ इसने शो की, यानी कि ग्रोथ की वजह, ग्रोथ के जरिए इसने क्या दिखाई? रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस दिखाई। इसीलिए मैंने कहा कि प्लांट्स जो है दे रेस्पॉन्ड टू वेरियस स्टिमुलाई। क्या याद रखोगे आप कि प्लांट्स रेस्पॉन्ड टू वेरियस स्टिमुलाई वेरी स्लोली बाय ग्रोइंग, वेरी स्लोली बाय ग्रोइंग। और ये जो रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस प्लांट्स दिखाते हैं ना बेटा, ये हम ऑब्जर्व भी इमीडिएटली नहीं कर पाते क्योंकि इसमें कंसिडरेबल टाइम लग जाता है। ठीक है बेटा, इसमें कंसिडरेबल टाइम लग जाता है, यानी कि इसमें समय लग जाता है प्लांट्स के रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस दिखाने में। ठीक है बेटा, दीज वर द डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या प्लांट्स को लेस नंबर ऑफ स्टिमुलाई फेस करने पड़ते हैं, कुछ ही स्टिमुलाई फेस करने पड़ते हैं, और एनिमल्स को बहुत सारे स्टिमुलाई फेस करने पड़ते हैं। प्लांट्स स्लो, इसलिए प्लांट्स भी रेस्पॉन्स दिखाते हैं, एनिमल्स भी रेस्पॉन्स, लेकिन प्लांट स्लो रेस्पॉन्स दिखाते हैं, एनिमल्स क्विक रेस्पॉन्स दिखाते हैं। नाउ द व्हाट इज द रीजन? क्वेश्चन इज व्हाट इज द रीजन? वो यह है कि प्लांट स्लो रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस इसलिए दिखाते हैं क्योंकि इनके पास नर्वस सिस्टम नहीं होता है। इनको रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस दिखाने में सिर्फ हार्मोनल सिस्टम मदद करता है, यानी कि हार्मोन्स मदद करती है। और एनिमल्स इसलिए क्विक रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस दिखाते हैं क्योंकि इनको हार्मोनल सिस्टम भी इसमें मदद करता है, नर्वस सिस्टम भी, यानी कि कुछ हार्मोन्स भी इनको इसमें मदद करती है, और ब्रेन स्पाइनल कार्ड वगैरह भी इनको इसमें मदद करता है। और प्लांट जो ये रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस दिखाते हैं ना बेटा, दे शो रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस स्लोली बाय ग्रोइंग, ग्रोथ के जरिए स्लो ये रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस, जैसे मैंने सनफ्लावर की यहाँ पे आपको एग्जांपल दी। और प्लांट्स का रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस जो है ये हम इमीडिएटली ऑब्जर्व भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये स्लो होता है, यानी कि इसमें कंसिडरेबल टाइम लग जाता है। ठीक है बेटा, गॉट इट। अब सवाल है कि अब हम आ जाते हैं फिर से टॉपिक पे। अब सवाल है कि ये जो प्लांट्स जो है ये क्या कहते हैं इसको, प्लांट्स कैसे, अब इनमें डिफरेंट एक्टिविटीज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट होती है, यानी कि प्लांट्स कैसे ये रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस दिखाते हैं। तो कहा जाता है प्लांट्स को रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस दिखाने में, याद रखना बेटा मैंने ये भी कहा था आप लोगों को, प्लांट्स को रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस दिखाने में कौन मदद करते हैं? हार्मोन्स मदद करते हैं। ठीक है बेटा, जिन हार्मोन्स को हम क्या कहते हैं बेटा? जिन हार्मोन्स को हम फाइटो हार्मोन्स कहते हैं या प्लांट हार्मोन्स को, प्लांट्स को रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस दिखाने में कौन मदद करते हैं? कुछ हार्मोन्स जिनको हम, जो प्लांट्स में ही प्रोड्यूस होते हैं, जिनको हम प्लांट हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन्स कहते हैं, या जिनको हम एक और नाम भी कहते हैं ग्रोथ रेगुलेटर्स, ग्रोथ रेगुलेटर्स। ठीक है बेटा, गॉट इट, समझ आया? वो क्या थो तो गोबर याद, ये जो प्लांट्स है इनको रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस दिखाने में मदद करते हैं कौन? कुछ केमिकल सब्सटेंसेस, कुछ केमिकल मैसेंजर्स जो इन्हीं प्लांट्स में प्रोड्यूस होते हैं। उन केमिकल सब्सटेंसेस को हम क्या नाम देते हैं? हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन्स, या हम उनको क्या कहते हैं बेटा? ग्रोथ रेगुलेटर्स, ग्रोथ रेगुलेटर्स। ठीक है बेटा, गॉट इट, या हम उनको कहते हैं ग्रोथ रेगुलेटर्स। अब सवाल है, दैट मीन्स
इसलिए हमें पहले उन प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है, उन केमिकल सबस्टेंसेस के बारे में पढ़ना है जिनका एक अहम रोल है प्लांट्स में डिफरेंट एक्टिविटीज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने में, जिनका एक अहम रोल है प्लांट्स में रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस दिखाने में। तो उन हार्मोन्स से के बारे में पढ़ने से पहले लेकिन हमें कुछ टर्म्स के बारे में पता होनी चाहिए, क्योंकि जब हम ये हार्मोन वाला टॉपिक उठाएंगे ना बेटा, प्लांट हार्मोन वाला टॉपिक, तो उसमें जब मैं फंक्शंस आपको हार्मोन्स की पढ़ाऊंगा तो फंक्शंस पढ़ते पढ़ते हमें कुछ टर्म्स का सामना करना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है बेटा। इसलिए पहले हम वो टर्मिनोलॉजी यहाँ पे क्लियर करेंगे, पहले हम वो टर्म्स पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है बेटा। बाद में हम मतलब उतना टाइम हमें नहीं लगेगा, बाद में हम फिर आसानी से समझ जाएंगे प्लांट हार्मोन्स की फंक्शंस, ठीक है बेटा। क्योंकि प्लांट हार्मोन्स का एक अहम रोल है इन प्लांट्स में डिफरेंट कंट्रोल एक्टिविटीज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने में, यानी कि रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस दिखाने में। इसलिए इससे पहले कि हम प्लांट हार्मोन्स वाले टॉपिक पे आ जाए, तो उससे पहले हम क्या करेंगे बेटा, हम प्लांट उन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली टर्म यहाँ पे जो आ जाती है, ये याद रखना बेटा, प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ने से पहले हम वो टर्म्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहली टर्म जो आती है यहाँ पे, ठीक है बेटा, टर्मिनोलॉजी। पहले हम इन टर्म्स का मतलब समझेंगे, माने समझेंगे, ठीक है बेटा, गॉट इट। तो पहली टर्म जो यहाँ पे आएगी जब हम स्टार्ट करेंगे प्लांट हार्मोन्स, दैट इज़ द डॉर्मेंसी, ठीक है बेटा, दैट इज़ द डॉर्मेंसी। क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे, मैं कहीं पे आपको पढ़ाऊंगा कि इस हार्मोन की ये फंक्शन है कि इट प्रमोट्स डॉर्मेंसी या इट ब्रेक्स डॉर्मेंसी। तो आपको पता होनी चाहिए कि डॉर्मेंसी किसको कहेंगे हम, डॉर्मेंसी का मतलब क्या है। डॉर्मेंसी का मतलब है कि मैं आपको समझाऊंगा बेटा। अभी आपको घर में किसी कंटेनर में क्या होता है, कोई सीड होता है, क्या कोई सीड होता है, तो आपने उसको कंटेनर में स्टोर करके रखा होता है, ठीक है बेटा। और उस कंटेनर में उस सीड को कोई भी फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती है, ना उसको वहाँ पे वार्मथ मिलता है, ना उसको वहाँ पे कोई न्यूट्रिएंट मिलता है, ना उसको वहाँ पे वाटर मिलता है। तो इसलिए वो सीड जो है उस कंटेनर में क्या होता है, इनएक्टिव होता है ना, उसमें सारी की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो होती है वो रुकी हुई होती है, ठप होती है, ठीक है बेटा। मीन्स कि हम ये कहेंगे कि जैसे क्या मतलब अभी आप घर में लेटे हुए होते हो, सोए हुए हो, दैट मीन्स तकरीबन हम ये नहीं कहेंगे कि आप पूरी तरह से इनएक्टिव होते हैं, लेकिन कुछ हद तक आप इनएक्टिव होते ही है, ठीक है बेटा। ना आप मूवमेंट करते हो, ना आप बातें करते हो, ना आप आंखें हिलाते हो, ना आप सिर हिलाते हो, दैट मीन्स कुछ हद तक आप इनएक्टिव होते हैं। हम कहेंगे कि आप डॉर्मेंट हो, क्या हो, डॉर्मेंट हो, ठीक है बेटा। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दूंगा, जब क्लास में लेक्चर मतलब होता है तो कोई लड़का मतलब जो है वो इनएक्टिव होता है, टीचर उसको कहता है, ओए आप क्यों डॉर्मेंट हो गए हो। अडॉर्मेंट का मतलब ही है कि आप क्यों इनएक्टिव हो गए हो। इनएक्टिव इसी ऐसे ही जैसे मैंने सीड्स की आपको एग्जांपल, आपने घर में किसी बर्तन में सीड्स रखे थे, तो उन सीड्स को वहाँ पे कोई फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल रही थी, ठीक है बेटा। जब उसको वो कोई फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल रही थी तो वो क्या था, इनएक्टिव था, उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज सारी रुक पड़ी थी, ठीक है बेटा। और हम उस स्टेट को, जब वो सीड क्या होता है, इनएक्टिव, और उसमें सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रुक पड़ी हुई होती है, उसी स्टेट को हम कहते हैं डॉर्मेंसी। क्या, डॉर्मेंसी। वो क्या है, क्या मतलब है अब डॉर्मेंसी का, द स्टेट, द इनएक्टिव स्टेट, द इनएक्टिव स्टेट ऑफ ए बर्ड की भी हम यहाँ पे बात करेंगे, सीड या पूरे प्लांट की, आर ए प्लांट। द इनएक्टिव स्टेट ऑफ ए बर्ड, सीड, आर ए प्लांट व्हेन ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, when all the metabolic activities are at halt, means रुकी पड़ी होती है। when all the metabolic activities are at halt, when all the metabolic activities are at halt is called dormancy, is called dormancy। गो क्या थो तो गोबर या डॉर्मेंसी क्या गो, डॉर्मेंसी मीन द इनएक्टिव स्टेट ऑफ ए बर्ड, सीड, आर ए प्लांट व्हेन ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर एट हाल्ट इज कॉल्ड डॉर्मेंसी। एक बर्ड की, एक सीड की या एक प्लांट की वो इनएक्टिव स्टेट, वो इनएक्टिव यानी कि जब वो इनएक्टिव होता है और जब उसमें सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो होती है रुकी पड़ी हुई होती है, मीन्स कि उसमें सारी की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ रुकी पड़ी हुई होती है, उस इनएक्टिव स्टेट को, बर्ड की उस इनएक्टिव स्टेट को हम क्या कहते हैं, बर्ड की उस इनएक्टिव
बर्ड की उस इनएक्टिव स्टेट को हम नाम देते हैं बेटा क्या, डॉर्मेंसी। बर्ड की उस इनएक्टिव स्टेट को हम नाम देते हैं डॉर्मेंसी, यानी कि एक या उस सीड की या उस प्लांट की उस इनएक्टिव स्टेट को जब उसमें सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रुकी पड़ी हुई होती है, उसी को हम नाम देते हैं डॉर्मेंसी। जैसे कि मैंने सीड्स की एग्जांपल दी थी, आपके घर में कंटेनर में सीड्स पड़े हुए होते हैं, ठीक है बेटा, आपने उसमें रखे हुए होते हैं, तो उन सीड्स को वहाँ पे कोई फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती है, ना वाटर मिलता है, ना वार्मथ मिलती है, ना न्यूट्रिएंट्स मिलती है, इसलिए वो इनएक्टिव होता है, उसमें सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रुक पड़ी होती है। इसीलिए तो आप देख रहे हो क्या कंटेनर में रखे हुए सीड्स से वहाँ पे प्लांट्स बनते हैं, मत बनते हैं, क्योंकि वो वहाँ उसमें सारी क्योंकि उसको वहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलती है, इसलिए उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रिस्टार्ट नहीं होती है, यानी कि वो एक्टिव नहीं हो जाती। फिर जब आप उन सीड्स को लाते हो, ज़मीन में बोते हो, तो ज़मीन में उसको न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं, आप उसमें खाद वगैरह डालते हो, गोबर वगैरह डालते हो, ठीक है बेटा, ऑर्गेनिक मैन्योर वगैरह डालते हो या पानी देते हो, ठीक है बेटा। वहाँ पे जब उस सीड को सारी फेवरेबल कंडीशन मिलते एयर भी मिलता है, वाटर भी मिलता है, न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं, तो उसकी वो इनएक्टिव स्टेट खत्म हो जाती है, यानी कि उसमें वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ फिर से रिस्टार्ट हो जाते हैं, और उस एक्टिव स्टेट को हम फिर क्या नाम देते हैं, जर्मिनेशन। हम कहते हैं कि फिर ये सीड जर्मिनेट हो गया, ठीक है बेटा, गॉट इट। गो डॉर्मेंसी मीनस यानी कि ये कशीर पे वनो सीड शंगित आस, यानी कि इनएक्टिव आस, तमिस मज आसान सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एट हॉल्ट या बॉड या प्लांट, ठीक है बेटा, गॉट इट। तो दूसरी टर्म जो यहाँ पे जो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज द जर्मिनेशन। जर्मिनेशन एंड डॉर्मेंसी, दीज आर टू एंटेगोनिस्टिक टर्म्स, दीज आर टू अपोजिट टर्म्स, यानी कि डॉर्मेंसी का अपोजिट क्या है, जर्मिनेशन। जर्मिनेशन मीनस येल वह यही सीड या यही बड़ या यही प्लांट क्या गस एक्टिवेट गस, और अमिस मज गसन सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज दोबारा स्टार्ट, अमिस मज गसन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रिस्टार्ट। अस वनो अमिस क्या गई जर्मिनेशन, क्या वन हम साथ वनो हथ सीडस यह डॉर्मेंट क्या, या तथ बड़स या तथ प्लांट यह डॉर्मेंट, वो सोया हुआ है, वही वनहोस यह गो जर्मिनेट ये अमिस मज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रिस्टार्ट गसन और यह गस एक्टिवेट। कम सत गस एक्टिवेट ये अमिस फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करो, क्या हम साथ हथ कंटेनरस मज तथ बेलिस फेवरेबल कंडीशन मिलान क्या, अवे सह इनएक्टिव, तमिस मज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज सारे ठप, मगर ये पता सह जमीनस मज वो जमीन में उसको सारी फेवरेबल कंडीशंस जब हमने प्रोवाइड की तो वो जर्मिनेट हो गया, यानी कि सह गो एक्टिवेट, तमिस मज गई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या रिस्टार्ट, ठीक है बेटा, तमिस मज क्या गई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रिस्टार्ट। और तथ स्टेट वनो, उस स्टेट को, उस हालात को, यानी कि सीड की, बड़ की, प्लांट की उस हालात को, उस स्टेट को जब उसमें सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज दोबारा स्टार्ट हो जाती है, रिस्टार्ट हो जाती है और वो एक्टिवेट हो जाता है, उस स्टेट को, उस एक्टिवेटेड स्टेज को हम नाम देते हैं जर्मिनेशन। क्या गो जर्मिनेशन शाबाश, द एक्टिव state of a bud comma seed or a plant when all the metabolic activities restart, यानी कि अकिस बड़ सं अकिस सीड सं या अकिस प्लांट सं सा एक्टिव स्टेट ये तमिस मज सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या गसान दोबारा स्टार्ट गसान, व्हेन ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रिस्टार्ट इज कॉल्ड, तथ एक्टिवेटेड स्टेट वनान गोबर क्या, उस एक्टिवेटेड स्टेट को हम नाम देते हैं जर्मिनेशन, यानी कि सीड की, बड़ की, प्लांट की उस एक्टिवेटेड स्टेट को हम नाम देते हैं जर्मिनेशन। कशीर पे जब ये तुम सह ब्योल ओनवु सह वो जमीनस मज, तत मिले तमिस फेवरेबल कंडीशन, वाटर मिलोस, एयर मिलोस, वार्मथ मिलेस या न्यूट्रिएंट्स मिलेस, और तमिस मज गई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रिस्टार्ट, सह गो बे शुरू, यानी तमिस मज गई बे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज शुरू, सह गो एक्टिवेट, सह वोथ निंद्र कशीर पे, ठीक है, और तथ वनान क्या जर्मिनेशन। सपोज इस गई क्लासस मज बच्चे शंगित लेक्चरस दौरान अस दपो सह डॉर्मेंट, सह थोड़ा इनएक्टिवेट गुमुत बेसे आलमस मज गुमुत, पत ये तमिस टीचर फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करान, चाक लगावन, मार्कर लगावन, गो सह तमिस एक किस्म फेवरेबल कंडीशन, और उससे क्या होता है, वो जाग जाता है, वो फिर से एक्टिवेट हो जाता है। सेम इज द केस हियर, सीड कंटेनर में रखा था तब वहाँ उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल रही थी तो वो इनएक्टिव था, उसमें सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रुक पड़ी थी, इसीलिए वहाँ पे उससे प्लांट्स नहीं बनते। फिर जब आपने उसको ज़मीन में बोया तो वहाँ पे उसको फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड की तो उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रिस्टार्ट हो गई, वो फिर से एक्टिवेट हो गया, और उस एक्टिवेटेड स्टेट को हम नाम देते हैं बेटा क्या, उस एक्टिवेटेड स्टेट को हम नाम देते हैं जर्मिनेशन।
नेशन। ठीक है बेटा, गॉट इट। ये दूसरी टर्म है जिसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। ठीक है बेटा, ये एक और टर्म है जिसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। अब एक और टर्म जिसके बारे में आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि ग्रोथ किसको कहते हैं। ग्रोथ तो आपको पता होगी बेटा। ग्रोथ मीन्स, जब आपने सुना होगा बेटा, जब क्या कहते हैं इसको बेटा, ग्रोथ जो है आपको पता होगी जब कोई प्लांट जो है, या हम कहेंगे कि कोई प्लांट यानी कि जब उसमें कोई ऑर्गेनिज्म जब उसमें क्या होता है बेटा, जब उसमें मतलब इंक्रीज होता है उसके साइज या उसके वेट में, जब इंक्रीजमेंट आ जाती है हम कहते हैं कि उसने क्या दिखाई, ग्रो। यानी कि एन इंक्रीज इन द साइज एंड वेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म या ए सेल या ए ऑर्गन इज कॉल्ड ग्रोथ। ठीक है बेटा, गॉट इट। यानी कि जब एक ऑर्गेनिज्म का क्या हो जाएगा बेटा, जब एक ऑर्गेनिज्म का साइज या उसका वेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और ये इंक्रीजमेंट जो होती है ना बेटा, ये परमानेंट होती है, या हम कहेंगे कि ये इरिवर्सिबल होती है। ठीक है बेटा, ये इरिवर्सिबल होती है। ठीक है बेटा, गॉट इट। वो क्या होता है गोबर याद, क्या गो ग्रोथ मीन्स द परमानेंट और इरिवर्सिबल, द परमानेंट और irreversible increase in the permanent or irreversible increase in weight of a cell, organ or an organism. Cell, organ or an organism. The permanent या हम कहेंगे irreversible increase in weight of a cell, organ or an organism is called ग्रोथ। ठीक है बेटा, यानी कि जब एक सेल या एक ऑर्गन या एक ऑर्गेनिज्म में क्या होता है बेटा, इरिवर्सिबल इंक्रीज होता है उसके किसमें, उसके वेट में, या हम कहेंगे उसके वॉल्यूम में हम कहेंगे कि, या आप तो लिख सकते हो वेट या साइज, ये जरूरी नहीं है, वेट या वॉल्यूम या साइज भी आप बोल सकते हो। यानी कि जब एक ऑर्गेनिज्म, चूंकि अक्सर जो है इसमें हम वेट की ही बात करते हैं, यानी कि जब एक ऑर्गेनिज्म में इरिवर्सिबल इंक्रीज होता है किसके, उसके वेट में इरिवर्सिबल इंक्रीज होता है, हम कहते हैं कि उसने क्या दिखाई, ग्रोथ दिखाई। हम कहते हैं कि उसने ग्रोथ दिखाई। और जनरली ये जो वेट यहाँ पे हम बात करते हैं, ये पता है किस वेट की हम बात करते हैं, ड्राई वेट की। किसकी, ड्राई वेट की यहाँ पे हम ज्यादातर बात करते हैं। ठीक है बेटा, यानी कि जब एक ऑर्गेनिज्म का ड्राई वेट इंक्रीज हो जाता है, या उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, या हम कहेंगे कि उसका साइज इंक्रीज हो जाता है। एक सेल, एक ऑर्गन या एक ऑर्गेनिज्म का वॉल्यूम या उसका ड्राई वेट जब इंक्रीज होगा, लेकिन वो इंक्रीजमेंट जो होती है ना यहाँ पे, वो इरिवर्सिबल होती है, वो परमानेंट होती है, यानी कि वो फिर बाद में रिवर्स नहीं होता है। दैट इज व्हाट इज नोन एज ग्रोथ। अब सवाल है, ये जो ग्रोथ होती है ना बेटा एक ऑर्गेनिज्म में, ये जो ग्रोथ होती है ना, कहा जाता है ये ग्रोथ 3 स्टेप्स में होती है। ये 3 फेज, असली तो वही 3 स्टेप्स हमने पढ़ने हैं, वही 3 फेजेस ग्रोथ के हमने पढ़ने हैं, फेजेस ऑफ ग्रोथ। ठीक है बेटा, तो कहा जाता है ये जो एक ऑर्गेनिज्म होता है ना बेटा, इसमें जो ग्रोथ होती है एक सेल में, एक ऑर्गेनिज्म में या एक ऑर्गन में जो ग्रोथ होती है ना बेटा, ये 3 फेजेस में होती है। कितने फेजेस में, 3 फेजेस में ये ग्रोथ होती है। कितने फेजेस में, 3। नंबर 1 इज कॉल्ड द, नंबर 1 फेज जो है ग्रोथ का, फेजेस ऑफ ग्रोथ। 3 स्टेजेस में ग्रोथ होती है, 3 फेजेस में ग्रोथ होती है। वो कौन कौन सा फेज है? नंबर 1 इज सेल डिवीजन फेज, ये याद रखना, सेल डिवीजन फेज ऑफ ग्रोथ। अब सवाल है सेल डिवीजन क्या है, भी हम पढ़ेंगे। दूसरा है सेल इलांगेशन फेज, सेल इलांगेशन या जिसको हम सेल एनलार्जमेंट भी कहते हैं, सेल इलांगेशन या जिसको हम सेल एनलार्जमेंट भी कहते हैं। और तीसरा फेज जो है ग्रोथ का, दैट इज द सेल डिफरेंशिएशन, दैट इज द सेल डिफरेंशिएशन। गो हमें इन 3 टर्म्स के बारे में भी पता होनी चाहिए। सेल डिवीजन किसको कहते हैं, सेल इलांगेशन किसको कहते हैं, और सेल डिफरेंशिएशन किसको कहते हैं। ठीक है बेटा, ये जो सेल डिवीजन फेज है ना, इसको हम याद रखना बेटा फॉर्मेटिव फेज भी कहते हैं। ये थो गोबर याद, सेल डिवीजन जो पहला फेज मैं वो ना ग्रोथ गसन 3 फेजन मज, यानी कि एक
ऑर्गेनिजमस या अकिस ऑर्गनस या अकिस सेल ग्रोथ गसन कजन फेजन मज 3 फेजन मज गोडन्युक फेज दैट इज कॉल्ड द सेल डिवीजन फेज या वन गोबर क्या फॉर्मेटिव फेज ऑफ ग्रोथ क्या वन फॉर्मेटिव फेज ऑफ ग्रोथ दोयम फेज युस ग्रोथ गोबर तथ वन क्या सेल एनलार्जमेंट फेज या वन सेल इलांगेशन फेज दोयम फेज कुछ ग्रोथुक यानी कि दूसरा मरहला कौन है 3 मरहलन मज अकिस ऑर्गेनिजमस ग्रोथ गसन या अकिस सेल ग्रोथ गसन गोडन्युक गो सेल डिवीजन फेज यथ फॉर्मेटिव फेज ति वनान दोयम गो सेल इलांगेशन फेज यथ सेल एनलार्जमेंट फेज ति वनान और त्रेयम फेज युस ग्रोथुक दैट इज कॉल्ड द सेल डिफरेंशिएशन फेज यमन 3 मरहलन मज यमन 3 फेजन मज यमन 3 स्टेजन मज ग्रोथ गसान यानी कि यदि तिम त्रेशवै स्टेज मुकम्मल गसान वनान तेल एक सेल या एक ऑर्गनन या एक ऑर्गेनिज्मन क्या हो ग्रोथ यानी कि ये तीनों मरहलों से गुजर के एक ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है। दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट फेजेस ऑफ स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। ठीक है बेटा, अब हम डिस्कस करेंगे आगे के सेल डिवीजन क्या गो, सेल इलांगेशन या सेल डिफरेंस सेल एनलार्जमेंट वनान सेल डिफरेंशिएशन क्या गो। आज के लिए इतना ही, टाइम अलाउ नहीं करता है। ठीक है बेटा, बाद में लेक्चर अपलोड नहीं हो पाता है, तो आज के लिए इतना ही। कल से आगे हम बाकी की टर्म्स पढ़ेंगे और ये सेल डिवीजन, सेल इलांगेशन और सेल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है ये भी हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।